जिस पे ये पार्टिकुलर टॉपिक है। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग अपने डिस्कशन को अपने पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को अपने मॉक टेस्ट के एडवांटेज के बारे में आप लोगों को अवगत करा दूं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे चैनल पे हमारा ऐप है JIV एंड CIV मेड सिंपल। तो ये दोस्तों हमारा ऐप है। तो इस पे डेली क्विजेज कंडक्ट किए जा रहे हैं, डेली मॉक टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं। डेली क्विजेज का क्या एडवांटेज है कि आप मैकमिलन बुक को पेज वाइज क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको अनलिमिटेड अटैम्प्ट का मौका मिलता है। मान लीजिए कि आपने पहली बार अटैम्प्ट किया, आपको 10 मार्क्स आए, अगली बार आपने अटैम्प्ट किया, आपको 15 मार्क्स आए। तो इस प्रकार से परफेक्शन का यहाँ पे चांस रहता है। जहाँ तक हमारे यूनिट वाइज क्विजेज़ की बात है, तो आप जो है यूनिट वाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मास्टर कर सकते हैं क्विजेज़ के माध्यम से, अपने नॉलेज को शार्पन कर सकते हैं। हमारे पास मॉड्यूल वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है। तो आपके पास यूनिट वाइज टेस्ट, मॉड्यूल वाइज टेस्ट, पेज वाइज टेस्ट, सारा का सारा कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है। और जितने भी टेस्ट है दोस्तों, उसकी खासियत ये है कि सभी में आपको अनलिमिटेड अटैम्प्ट दिया जा रहा है, कोई लिमिटेशन नहीं है नंबर ऑफ अटैम्प्ट पे। तो फ्रेंड्स देर किस बात की, अभी का अभी इनरोल हो जाइए हमारे मॉक टेस्ट और डेली क्विज प्रोग्राम में, और जितना मैक्सिमम पॉसिबल 3000 प्लस MCQs आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा। इससे बाहर आने की कोई संभावना नहीं है। तो फ्रेंड्स इनरोल इन आवर मॉक टेस्ट प्रोग्राम एंड लर्न एट योर पेस, योर टाइम, एलिवेट योर परफॉर्मेंस लाइक नेवर बिफोर। कम समय में सिलेबस को कंप्लीट कीजिए और अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कीजिए डेली क्विजेज और मॉक टेस्ट के माध्यम से। तो कहाँ पे आपको है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये ऐप का लिंक है हमारा। सो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे जाके इस पार्टिकुलर ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर उसमें जो भी आपको कंटेंट है, डेली MCQs है, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग आज के लेसन को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कंपनीज एक्ट 2013 का कौन सा सेक्शन है जो कि लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करता है CSR के लिए भारत में। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका सही जवाब है सेक्शन नंबर 135। सेक्शन नंबर कितना, 135। देखिए होता क्या है कि जो सेक्शन 135 है कंपनीज एक्ट का, ये लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है CSR के लिए। CSR क्या होता है दोस्तों, CSR होता है हमारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सो CSR का फुल फॉर्म याद रखिए, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें इसमें क्या कहा गया है कि कुछ कंपनीज़ को अपने नेट प्रॉफिट का, देखिए क्या कहा गया है कि जितना भी नेट प्रॉफिट है उसका 2% किसी कंपनी को इन्वेस्ट करना होता है। कहाँ पे, CSR एक्टिविटीज़ में, राइट। सो CSR एक्टिविटीज़ में कितना इन्वेस्टमेंट है, टोटल नेट प्रॉफिट का 2%, राइट। तो ये तो हमारा सेक्शन 135 में कहा गया है। इस सेक्शन में ये भी कहा गया है कि किस किस तरह के एक्टिविटीज़ को CSR माना जाता है। तो जो बाकी ऑप्शन है सेक्शन 235, सेक्शन 295, ये सभी गलत है। क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा सेक्शन नंबर 235 है, ये किसे डील करता है, ये डील करता है ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से। किसे डील करता है दोस्तों, ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से। सेक्शन नंबर 295 है, ये किसे डील करता है, ये डील करता है वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, यानी कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है तो उसे डील करता है। सेक्शन नंबर 195 किसे डील करता है, पेमेंट ऑफ टैक्स से डील करता है। इट डील्स विद पेमेंट ऑफ टैक्स, राइट। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा और पॉइंट बता दूं। देखिए सेक्शन नंबर 135 के बारे में कुछ पॉइंट ध्यान रखिए। पहला पॉइंट ये ध्यान रखिए कि हर एक वो कंपनी जिनका नेटवर्थ जो है 500 करोड़ से ज़्यादा है, वहाँ पे ये सेक्शन अप्लाई होता है। या यदि टर्नओवर की बात करें, यदि हम टर्नओवर की बात करें तो टर्नओवर जो है 1000 करोड़ से ज़्यादा होगा, राइट। तो नेटवर्थ 5 करोड़ से ज़्यादा, 500 करोड़ से ज़्यादा, और टर्नओवर दोस्तों 1000 करोड़ से ज़्यादा। ठीक है, तो वहाँ पे ये सेक्शन अप्लाई होता है, सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, या दोस्तों यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट द नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट दोस्तों 5 करोड़ से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन ये याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी कंपनीज इस सेक्शन के अंदर कवर होती हैं, उन्हें क्या बनाना पड़ता है, उन्हें CSR कमेटी बनाना पड़ता है। CSR कमेटी बनाना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों CSR कहाँ कहाँ कौन कौन से एरिया में स्पेंड करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एजुकेशन, पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है, शिक्षा हो गया दोस्तों, गरीबी हटाना, उसके बाद दोस्तों इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, डिजास्टर रिलीफ। तो ये सभी एरियाज़ है जहाँ पे CSR एक्टिविटीज़ मोस्ट प्रिडोमिनेटली यूज होते हैं। तो होपफुली आपको एक एक पॉइंट समझ में आ गया सेक्शन 135 क्या कहता है, इसके अंदर कौन कौन से सेक्शंस आते हैं, सेक्टर्स आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2।
सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि एज पर द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट के अनुसार क्लाइमेट चेंज इज लाइकली टू लोअर इंडियन जीडीपी डैश बाय 2050। दोस्तों, कहा जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट आया है इसमें क्या कहा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण भारत का जो जीडीपी है, राइट, सकल घरेलू उत्पाद है, वो कितना परसेंट घट जाएगा 2050 तक। सही जवाब है दोस्तों इसका 2.8% पर ईयर, मतलब हर एक साल 2.8% का क्या होगा, घटेगा। तो देखिए, मैं इसका कारण बताता हूँ, आखिर इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स है, क्यों घटेगा, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए कि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम होना, दिस इज़ द मेजर प्रीडोमिनेंट रीजन। दोस्तों, जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो कम होना एक मेजर रीज़न है। दूसरा कारण है कि जो हमारा एक्सट्रीम वेदर इवेंट है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए कि आपका फ्लड आ गया, ड्रॉट हो गया, राइट, फ्लड आ गया, ड्रॉट हो गया, सूखा हो गया, बाढ़ आ गया, ये सभी फ्रिक्वेंटली होते रहते हैं। तो ये भी एक मेजर कारण है भारत का जीडीपी घटने का। तीसरा कारण है दोस्तों कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज प्रोवाइड करना, राइट, जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यदि डैमेज प्रोवाइड किया जाएगा किसी भी क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इवेंट से, तो ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि भारत का जीडीपी 2.8% पर ईयर घटेगा। चौथा रीज़न है दोस्तों हेल्थ कॉस्ट बढ़ना, राइट, सो इंक्रीज हेल्थ कॉस्ट। तो हेल्थ कॉस्ट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हीट स्ट्रेस हो रहा है। किस कारण से बढ़ रहा है दोस्तों, हीट स्ट्रेस के कारण बढ़ रहा है या दूसरे क्लाइमेट हेल्थ प्रॉब्लम के कारण बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब कि जो ऑप्शन ए कर रहा है 6.8% पर ईयर, दिस इज रॉन्ग, राइट। तो ये हमारा यूनाइटेड स्टेट का जीडीपी लॉस है। दूसरा ऑप्शन जो कर रहा है, तो दूसरा ऑप्शन सही है, 9.8% जो कर रहा है ये बांग्लादेश का जीडीपी लॉस है, और दोस्तों 0.8% जो कर रहा है ये चाइना का जीडीपी लॉस है। दोस्तों, जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं वो दूसरे कंट्रीज़ के परसेंटेज जीडीपी लॉस के बारे में दिए गए हैं। होपफुली आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। सो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन इज। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेट है जो कि एसडीजी का फुल फॉर्म आप समझते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी का फुल फॉर्म होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि लीड करता है एसडीजी प्रोग्राम में। सो विच स्टेट लीड्स इन द एसडीजी इंडेक्स 2021। तो ये जो इंडेक्स है ये दोस्तों ये 2021 में बना था। किसने बनाया था, नीति आयोग ने बनाया था। दोस्तों, मैं इसका सही जवाब बताता हूँ। इसका सही जवाब है तेलंगाना। तो तेलंगाना जो है इसे लीड करता है, जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021 में नीति आयोग के द्वारा प्रिपेयर किया गया। तो इसमें कितना स्कोर था तेलंगाना का, तो 72.5% स्कोर था। तो बेसिकली ये जो इंडेक्स है ना, सो दिस इंडेक्स इज यहाँ पे देखिए लिख रहा है एसडीजी इंडेक्स। तो ये इंडेक्स क्या है, ये इंडेक्स एक कंपोजिट मेजर है स्टेट का क्या परफॉर्मेंस रहा है 17 सस्टेनेबल ग्रुप है। याद रखिएगा कितने सस्टेनेबल ग्रुप है, 17 एसडीजी। मतलब ये 17 एसडीजी में जो स्टेट का परफॉर्मेंस रहा है उसको ये मेज़र करता है, राइट। तो दोस्तों, ये जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स एक टूल है जिससे आप इंडिया के प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं कि वो एसडीजी को अचीव कर रहा है कि नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये जो इंडेक्स होता है दोस्तों, इसमें कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो कि प्रोग्रेस को मेज़र करते हैं। जैसे मैं आपको कुछ इंडिकेटर्स का नाम बताऊँ। पहला इंडिकेटर्स है एजुकेशन, दूसरा है दोस्तों जेंडर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो दोस्तों, एसडीजी इंडेक्स 2021 ने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया एसडीजी को अचीव करने में, राइट। इट हैज मेड अ सिग्निफिकेंट प्रोसेस टुवर्ड अचीविंग द एसडीजी। कंट्री का जो ओवरऑल स्कोर रहा है इंडेक्स में ये 6 पॉइंट से इम्प्रूव हुआ। इट हैज़ इम्प्रूव बाय 6 पॉइंट फ्रॉम प्रीवियस ईयर, ठीक है। लेकिन अभी भी सिग्निफिकेंट चैलेंजेस हैं जो कि फेस करना है। तो आपको समझ में आ गया कि एसडीजी इंडेक्स होता क्या है और वो कौन सी राज्य है जो कि इस पार्टिकुलर इंडेक्स में टॉप अव्वल नंबर पे है एज़ पर द इंडेक्स। जो भी हमारा इंडेक्स का रेटिंग था 2021 का, ये भी आपने समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इरेज इट। ओके, नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत जो है किस साल तक जीरो इमिशन का टारगेट रखा है, नेट इमिशन जीरो। तो दोस्तों, भारत ने टारगेट रखा है
नेट जीरो इमिशन का 2070 तक। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि भारत को बैलेंस करना है अपने किसी ग्रीन हाउस गैस इमिशन। अब इसके बारे में जानते होंगे, राइट। तो ये जो ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है इसको बैलेंस करना है किसे, कि कितना ग्रीन हाउस गैस इमिट हुआ, कितना उस साल रिमूव हुआ। तो कितना एमिट हुआ एमिट को, और कितना रिमूव हुआ, इन दोनों को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है, राइट। दिस ऑल ग्रीन हाउस गैस। सो इन दिस पार्टिकुलर केस यदि नेट जीरो इमिशन एक क्रिटिकल स्टेप होता है ताकि क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर सकें, इससे कहते हैं हम लोग नेट जीरो इमिशन। और इंडिया का जो कमिटमेंट है इस गोल में वो सिग्निफिकेंट है। तो दूसरे ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए कह रहा है आपका 2030। तो 2030 जो है टारगेट सेट किया गया यूरोपियन कंट्री के द्वारा, राइट। दूसरा ऑप्शन कह रहा है 2040। तो 2040 जो टारगेट सेट किया गया है यूके, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। और ऑप्शन सी कह रहा है 2050, ये यूनाइटेड स्टेट के द्वारा। तो अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग डेट डाला गया है, भारत का है 2070 के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लिस्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, कि यदि आपको ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिमिट करना है, राइट, इफ़ यू वांट टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस केस में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि साइंटिस्ट ने रिकमेंड किया कि 2030 तक जो ग्लोबल इमिशन है वो कितना तक कट कर दें, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू 2020 लेवल। तो बताइए क्या सही जवाब होगा इसका। ग्लोबल वार्मिंग को यदि हमें 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिमिट करना है तो साइंटिस्ट ने रिकमेंड किया कि 2030 तक जो है ग्लोबल इमिशन को कितना कट किया जाए। दिस इज़ द क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हमारा आईपीसीसी है, आईपीसीसी समझते हैं, आईपीसीसी होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी। तो ये आईपीसीसी ने ये कहा कि हमें यदि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिमिट करना है तो ग्लोबल इमिशन जो है 45% तक कट करना पड़ेगा। इट शुड बी कट टू 45%, ठीक है, बाई 2030। मतलब 2030 तक हमें 45% तक इसे कट करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू 2010 लेवल। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे ग्लोबल इमिशन है, ग्लोबल इमिशन को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करना पड़ेगा अगले डिकेड में, ताकि आप वर्स्ट इम्पैक्ट का, सो दैट यू कैन अवॉइड द वर्स्ट इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। तो बाकी ऑप्शंस हैं, जैसे देखिए आप इसका सही जवाब समझ में आया ना, 45%। अब तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी का है 25%। तो ये टारगेट सेट किया गया यूरोपियन यूनियन की तरह। सो फॉर एवरी कंट्री देयर इज अ डिफरेंट टारगेट सेट, बट फॉर इंडिया दिस इज डिफरेंट। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JIB 2023, हमारे पास दोस्तों बहुत सारे प्लान्स हैं आपके प्रिपरेशन को और अच्छे करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। इसके अंदर वीडियोस, PDF, मॉक टेस्ट, डेली क्विजेस, एवरी एस्पेक्ट यू गेट, ताकि अपने प्रिपेयर को और स्मूथ बना सके। और दोस्तों इसका कॉस्ट है ₹2000 फॉर ऑल 4 सब्जेक्ट। एट मिनिमल कॉस्ट ऑफ ₹500 पर सब्जेक्ट यू आर गेटिंग कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, एंड फॉर सिंगल सब्जेक्ट इट कॉस्ट ₹500। हमारे पास दोस्तों थ्योरी PDF प्लान है, जिसमें आपको थ्योरी, MCQs सारा मिलेगा, ठीक है, सारा मैं प्रोवाइड करता हूँ। दोस्तों इसका कॉस्ट है ₹200 पर सब्जेक्ट, और यदि आप चारों सब्जेक्ट के साथ लेंगे तो दिस कॉस्ट ₹700। सिमिलरली वी हैव यूनिट वाइज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट for so it costs ₹700, 200 per subject and 700 for all subjects. So friends, these are the cost bifurcation of for our JIB 2023. So if you are interested to purchase any of this plan, feel free to WhatsApp me on this particular number, or you can just check out the link of the app which I provided in the comment section. तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पे भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। Now let's see the next slide. Okay, so hopefully you have understood this particular concept. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ आवर ऐप JIB NCIB मेड सिंपल। आप इसे प्ले स्टोर पे इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड आप उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपके पास एक OTP आएगा, OTP को इंटर करेंगे, और इंटर करके आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आप सारे के सारे कोर्सेज को देख सकते हैं, और पेमेंट करके आपको जो भी कोर्स पसंद आए उसे आप एक्सेस कर सकते हैं। Now let's see the next question.
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारत ने अब ये इंडिया हैज़ मेड 5 पंचामृत, ठीक है, भारत में 5 पंचामृत हैं, पंचामृत कमिटीज़ है, ठीक है। तो कमिटमेंट 5 पंचामृत कमिटमेंट है ताकि क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट कर सके, राइट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि और इसमें टारगेट क्या है, नेट जीरो एमिशन का। तो ये टारगेट कब का रखा गया है ये बताइए, नेट जीरो एमिशन का टारगेट जो है कब का रखा गया, दिस इज द क्वेश्चन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये पंचामृत क्या है, क्योंकि सवाल पिछले बार देखा गया, ये सबसे पूछा गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज दिस पंचामृत। सो फ्रेंड्स देखिए, भारत ने 5 पंचामृत कमिटमेंट दिया है ताकि क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट कर सकें। तो इसे इसे यदि आपको सो फ्रेंड्स भारत ने 5 पंचामृत कमिटमेंट दिया है ताकि क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट कर सके, और टारगेट जो रखा है नेट जीरो मिशन का वो 2070 रखा है। आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन इन द प्रीवियस, अभी हमने डिस्कस किया था कि 2070 तक का टारगेट रखा गया है। देखिए इसमें क्या क्या है दोस्तों, इसमें सबसे पहला है कि 500 गीगावाट, ठीक है, 500 गीगावाट, इसको कैपिटल में लिखते हैं, 500 गीगावाट जो है हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी होना चाहिए। दूसरा है दोस्तों इसमें टारगेट कि जो हमारे 50% ऑफ द इंडियन रिक्वायरमेंट फ्रॉम कंसल्टेंट, और सो दिस इज द सेकेंड। फिर दोस्तों तीसरा है कि हमारा कार्बन इंटेंसिटी, जो कार्बन का इंटेंसिटी है, राइट, कार्बन का इंटेंसिटी जो है उसे हमें 45% तक घटाना है। एंड फाइनली इट इज़ एड्रेसिंग द न्यू वे फॉर achieving net zero emission by 2070. So these are the important points, please remember. Now let's see the next question that we have. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि भारत ने 5 पंचामृत कमिटमेंट बनाए हैं ताकि क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट कर सके, और ये 500 गीगावेट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी कब तक अचीव करना है। तो आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर भी 2030 तक, ठीक है। तो हमारा जो इसमें पंचामृत कमिटमेंट में जो हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट का जो अचीव करने का टारगेट रखा गया है, ये रखा गया है 2030 तक। प्लीज़ रिमेंबर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में पंचामृत कमिटमेंट के अंदर जो हमारा क्लाइमेट चेंज में 500 गीगावाट, आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन, इट इज़ 2030। और अब बताइए ये कि 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिसोर्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, बताइए इसका टारगेट कब रखा गया। आप रिन्यूएबल एनर्जी समझते हैं, तो 50% जो टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी से हो, तो इसका टारगेट कब का रखा गया है ये बताइए, कितना साल का रखा गया है टारगेट। तो आपके सामने ऑप्शन है 2025, 2030, 2070, 2050। सही जवाब है दोस्तों इसका 2030, यानी 2030 तक जो है उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से होगा। वो कब से होगा दोस्तों, 2070। सो इट इज़ क्वेश्चन नंबर 9, इट इज़ 2030। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट के अनुसार जो हमारा क्लाइमेट चेंज है वो भारत के जीडीपी को कितना % घटा देगा 2050 तक। बताइए कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज है वो इंडिया के जीडीपी को 2050 तक कितना घटा देगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो ऑप्शन है 6.8% पर ईयर, 2.8% पर ईयर, 9.8% पर ईयर, 0.8% पर ईयर। आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन। सो देखिए क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट ये कहता है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो भारत के जीडीपी को 2.8% पर ईयर से तक घटा देगा 2050 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनीज एक्ट 2013 का कौन सा सेक्शन जो कि CSR लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करता है CSR का भारत में। दोस्तों वी हैव डिस्कस दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन, दिस सेक्शन नंबर 135, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। भारत में कंपनीज जो है फ्री हैं कि वो अपने ज़्यादा जितना मैंडेट है उससे ज़्यादा वो स्पेंड कर सकते हैं अपने नेट प्रॉफिट का सीएसआर पे किसी भी साल में, और जो एक्सेस अमाउंट है वो सेट ऑफ किया जाएगा अंडर सीएसआर स्पेंडिंग ऑब्लिगेशन इन द फ्यूचर ईयर। आपसे पूछा जा रहा है कितना परसेंट, राइट। इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ दोस्तों, बेसिकली इसके पीछे क्या कंसेप्ट है इस क्वेश्चन के पीछे, लेट मी एक्सप्लेन। So friends, let me explain this particular question. Companies are now free to spend more than the mandated -% of their net profit on CSR in 1 year. एंड देखिए क्या कह रहा है कि कंपनी भारत में वो ज़्यादा से ज़्यादा 3%, करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर भी, दैट इज़ 3%। तो जो मैंडेटेड 3% है अपने नेट प्रॉफिट का वो सीएसआर पे स्पेंड कर सकती है, उससे ज़्यादा स्पेंड कर सकती है, ठीक है। तो जो एक्सेस अमाउंट स्पेंड होगा वो सेटअप किया जाएगा सीएसआर स्पेंडिंग ऑब्लिगेशन का फ्यूचर ईयर में। दोस्तों ये जो 3% सीएसआर स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट है ये सेट आउट किया गया है सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 135 का क्या रिलेवेंस है, तो वही सेक्शन है, याद रखिएगा। सेक्शन नंबर 135 ऑफ कंपनीज एक्ट है जिसके अंदर ये मैंडेटरी किया गया है। तो ये सेक्शन हर एक कंपनी के लिए अप्लाई होता है जिसका नेटवर्थ, ध्यान रखिएगा। फिर से मैं रिपीट कर दूं, जितना बार रिपीट करेंगे उतना अच्छा है। तो नेटवर्थ दोस्तों कितना से ज़्यादा होना चाहिए, 500 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद टर्न ओवर दोस्तों 1000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। सो उसी को आपको दोस्तों ये पार्टिकुलर। तो नेक्स्ट है कि जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर होता है, इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया था ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा 3% ज़्यादा स्पेंड कर सके, ताकि इनकरेज कर सके कंपनीज को कि वो प्रोएक्टिव अप्रोच ले सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। सो तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है टू स्पेंड मोर कीज on CSR has been widening by more than so this is a very important point. So option number I think it is 6%, it is 3%, right? So friends, now let's see the next question that we have. Next question is the penalty at least how much for defaulting company and at least how much for its defaulting officer were introduced in 2020। मतलब 2020 में दोस्तों कितना पेनल्टी लाया गया था प्रत्येक कंपनी के लिए और प्रत्येक ऑफिसर के लिए, ताकि जो हमारा इम्प्रिजनमेंट प्रोविज़न था 3 साल का डिफ़ॉल्टिंग ऑफिसर का उसको हटाया गया, उसको रिप्लेस किया जाए। तो दोस्तों इसको ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि देखिए डिफ़ॉल्टिंग कंपनीज़ के लिए जो पेनल्टी था वो 2 करोड़ का था, यानी कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट कर रही है तो उसके लिए पेनल्टी है 2 करोड़ का। और प्रत्येक डिफ़ॉल्टिंग ऑफिसर के लिए जो हमारा प्रोविज़न है 3 साल का वो पेनल्टी है 2 करोड़ का डिफ़ॉल्टिंग कंपनीज़ के लिए, राइट। एंड फॉर 1 करोड़ फॉर एंड पेनल्टी एटलीस्ट हाउ मच, ओके। So that is 1 crore, okay, not 2 crore, 1 crore for defaulting companies and it is 2 lakh for each defaulting officer। तो प्रत्येक डिफ़ॉल्टिंग ऑफिसर के लिए 2 लाख है और प्रत्येक डिफ़ॉल्टिंग कंपनीज के लिए 1 करोड़ है, ठीक है। ये पेनल्टी है, पहले का पेनल्टी से अलग है, 2020 में इसको अमेंडमेंट लाया गया। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि ग्रीन बॉन्ड के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ये सॉल्विंग एंटिटी इशू करती है, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप हो या अलायंस या कॉर्पोरेट इशू करते हैं। भारत ने ग्रीन बॉन्ड को इशू करना स्टार्ट किया 2015 से। जितने भी ग्रीन बॉन्ड इशू किए गए 2015 तक का, उनके पास मैच्योरिटी 5 साल से ज़्यादा का है लेकिन 10 साल से कम है। एंड लास्ट ऑप्शन इज इंडिया से 2015 से भारत जो है वो डिनोमिनेट किया गया पाउंड में। तो जरा ऑप्शन को देखते हैं। सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इशूड इन यूएस डॉलर में इशू किया गया था। ना लास्ट क्वेश्चन इज कौन से फाइनेंस को हम लोग फाइनेंशियल अरेंजमेंट करते हैं जो कि स्पेसिफिक होता है प्रोजेक्ट के लिए जो कि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है, और वैसे प्रोजेक्ट के लिए जो कि हमारे क्लाइमेट चेंज के आस्पेक्ट को अडॉप्ट करते हैं। बताइए वो कौन सा फाइनेंस है। इज इट ब्लैक फाइनेंस, ग्रीन फाइनेंस, रेड फाइनेंस, ब्लू फाइनेंस। करेक्ट आंसर इज ग्रीन फाइनेंस। दोस्तों ग्रीन फाइनेंस का डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं।
So friends, this is our complete discussion of 15 questions from unit number 10. If you want such type of MCQs for each and every unit, please subscribe to our course. ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, हमारे कोर्स में सब्सक्राइब कर लें. प्रत्येक यूनिट से दोस्तों आपको 100 से 150 क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए. दैट विल बी मोर देन एनफ फॉर GIB एग्जामिनेशन. If you think this lesson is useful to you, please like then share and also subscribe our channel to receive instant bell notification of any kind. Thanks for watching.